Hello, dear students. Welcome to IFS. So we are back once again with one of our toppers interview. तो आज हमारे साथ तनुश्री है. तो हेलो तनुश्री, हाउ आर यू? I'm good. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन अवर प्लेटफॉर्म. तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे क्या स्टूडेंट्स को आपके बारे में? My name is Tanushri Roy. I did my BSc in Bioscience from Banasthali University, and this year I have qualified GAT-B 2023 with All India rank 97. ओके. तो तनुश्री ने गाइस GAT-B का एग्जाम क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 97. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फैंटास्टिक अचीवमेंट. तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. तो आपको कैसा लग रहा है जब रिजल्ट लग गया था? तो हाउ वाज योर फीलिंग? I was feeling very मुझे बहुत satisfaction हुई कि हाँ एटलीस्ट मैंने क्लियर किया अच्छे से. ओके. तो आपने एक्सपेक्टेड किया था जिस तरीके से आपका एग्जाम गया था कि आपका रिजल्ट इतना टॉप 100 में रैंक आएगा? टॉप 100 तो मुझे पता था कि डेफिनेटली होगा ही, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज्यादा थी. मुझे लगा था थोड़ा और अच्छा होगा, बट टॉप 100 के लिए आई वाज श्योर कि वो तो हो ही जाएगा. ओके. सो ऐसा गाइस कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी खुद की मेहनत के ऊपर कि 2 डिजिट रैंक तो आएगा, तो फिक्स ही था. ठीक है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो वही आपके जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस इंटरव्यू में. तो क्या बता सकते हो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी इस एग्जाम के लिए? मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था 2022 में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया था. तो मैंने लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर से ही मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी. ओके. तो देयर आर वेरियस एमएससी एंट्रेंसेस, जैम भी है, गैट-बी भी है, स्वेट भी है. तो आपने सिर्फ गैट-बी के फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आप? फोकस जो था वो मेनली था गैट-बी और सीयूईटी, यही दो मेरे मेन फोकस थे. ओके. दोनों का सिलेबस कैसे अगर हम तीनों ही एंट्रेंसेस की बात करें तो सिलेबस में आपको क्या लगता है कि हर एक एग्जाम के लिए एक अलग से स्ट्रेटजी होनी चाहिए या ऑलमोस्ट सेम सिलेबस? ओवरऑल जितना मुझे आइडिया हुआ है दोनों अभी एग्जाम देके, सीयूईटी का भी एग्जाम अभी जैसे ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो जैसे गैट-बी के प्रिपरेशन मैंने किया ना उतना मेरे लिए एनफ था. सीयूईटी के लिए अलग से कुछ मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ डालना नहीं पड़ा. इनफैक्ट गैट-बी में तो ज्यादा ही पढ़ लेते हैं हम लोग कंपेयर टू. ओके. तो गाइस यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए टू ऑल आवर स्टूडेंट्स. ऐसे नहीं कि देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स को हम हर एक एग्जाम का एक प्रेशर लेना चाहिए अलग से कि ये भी एग्जाम है वो भी एग्जाम है तो इसके लिए पढ़ो उसके लिए पढ़ो. ऐसा नहीं होता. आप किसी भी एक एग्जाम के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करोगे तो पैरेलली आप अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हो. ऑलमोस्ट सिलेबस इंटरसेक्ट हो जाता है. थोड़ी बहुत चीज़ें 5 to 10% इधर उधर हो जाएगी, और जो मेन आपका क्रक्स है जो आप अपने यूजुअल बीएससी कोर्स में कवर कर लेते हो वही आपका मेन आपके एंट्रेंसेस के एग्जाम में रहेगा, राइट? ओके. तो इनफैक्ट मैंने आईबीएबी का भी एंट्रेंस दिया था, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया है आईबीएबी का एंट्रेंस. ओके. तो वो भी आप क्वालिफाइड किए? बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी. हाँ, इनफैक्ट उसका भी सिलेबस बहुत सिमिलर था. गैट-बी का प्रिपरेशन जो मैंने किया उतना उसके लिए भी एनफ था. ओके. सो दैट इज गुड थिंग. तो आपने इसके बाद क्या सोचा है फिर? कुछ प्लान है कौन सी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो एडमिशन के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए? फिलहाल तो टारगेट है कि मुझे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ही करना है और गैट-बी के थ्रू ही मुझे एडमिशन लेना है. तो स्पेसिफिक टारगेट जैसे कि ऑब्वियसली मेरा मेन टारगेट तो पुणे यूनिवर्सिटी है. ओके. यूनिवर्सिटी ये सब. अगर गैट-बी से एडमिशन मिल जाता है तो मैं गैट-बी के थ्रू ही डायरेक्टली. ठीक है. अच्छी बात है. तो अब थोड़े से आपके प्रिपरेशंस के बारे में डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे जानने के लिए कि हाउ टू अचीव 2 डिजिट रैंक. तो उसके रिलेटेड हम कुछ बातचीत कर लेते हैं. तो प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट किया था तो आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम टेबल या फिर कुछ टारगेट रखा था क्या कि इस मोमेंट तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए कंप्लीट? ऐसा कुछ आपका एक प्लान था क्या किस तरीके से मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है? सर मेरा मेनली यही फोकस था कि जितने भी टॉपिक्स जो भी सिलेबस है, सबसे पहला तो मैंने यही किया था कि मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था गैट-बी का. क्योंकि क्या होता है हम लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की तो जरूरत नहीं. जितना स्पेसिफिक सिलेबस होता है उतना अगर हम अच्छे से कवर कर ले तो एग्जाम के लिए उतना एनफ होता है. सबसे पहले वही सिलेबस डाउनलोड कर लिया था.
तो हर एक स्पेसिफिक टॉपिक को मैं टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ती थी, और मेरा टारगेट यही था कि मुझे एटलीस्ट मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले तक तो सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, ओके, ताकि 1 महीने पहले मैं और भी अच्छे से और रिवाइज कर पाऊँ। राइट, राइट, राइट। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि एग्जाम के वेल इन एडवांस थोड़ा सा प्लान करो कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, तो जो लास्ट का 1 महीना रहेगा वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या फिर एग्जाम लाइक टेस्ट सीरीज या रिवाइज मॉक हम टेस्ट। कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो जो लास्ट का 1 महीना था एग्जाम के पहले का, फिर आपने किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया था? क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, हाँ, मॉक टेस्ट, उसके रिलेटेड कुछ? उसके लिए तो मैंने मेनली एक आईएफएस का ही जो सीरीज चल रहा था, वन शॉट रिवीजन का, जो मेगा रिवीजन का था, ओके, ओके, वो सीरीज से मैंने उसको पूरा अटेंड किया था। उससे भी काफी हेल्पफुल, बहुत हेल्प मिला मुझे। साथ में फिर क्योंकि वो एग्जाम से पहले पहले ही चल रहा था वो सीरीज, और राइट, उसके राइट, साथ साथ फिर वो 2000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी सीरीज था, वो भी मैंने राइट, अटेंड किया था, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी सिलेबस तो सब कुछ कवर हो ही गया था, बस प्रैक्टिस ही बचा हुआ था। राइट, और मैं राइट, बस वही करती थी। मैंने एक्चुअली एक नोटबुक प्रिपेयर करके रखा था, जिसमें कि सारे शॉर्ट फॉर्मूलेज जो मतलब होता है ना, कुछ कुछ चीजें बार बार भूल जाते हैं, बार राइट, बार हम देखना पड़ता है, तो उसके लिए मतलब नोटबुक प्रिपेयर कर लिया था, तो वही मैं पढ़ती रहती थी कॉन्स्टेंटली। साथ में जो आईएफएस का प्रैक्टिस सेशंस था वो अटेंड करती थी, उसमें मैं। ओके, ओके, वेरी गुड। आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे क्या? हाँ हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज परचेज किया था आईएफएस का, तो टेस्ट सीरीज मैंने अटेंड किया था। ओके, ओके। तो लाइक फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट वगैरह अगर पॉसिबल हो तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से एग्जाम आपका कंडक्ट होता है वो हमें थोड़ा सा वेल इन एडवांस फिर पता चल जाता है कि एग्जाम का इंटरफेस कैसे होने वाला है, फिर हमारे कितने सेक्शंस, फिर हम गो थ्रू कैसे करेंगे, तो आपको एक लाइव आइडिया आ जाता है। आपका जो एग्जाम रहता है जो यूनिवर्सिटी बॉडी कंडक्ट करती है, कभी कभार वो भी रिलीज कर लेते हैं, जैसे कि आईआईटी जैम का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आईआईटी जैम का जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी रहेगा वो भी एक मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे वहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर गैटबी का है या फिर आप कहीं और से भी मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट दे के हमें एक आइडिया आ जाता है कि ओके इस तरीके से एग्जाम होने वाला है। एग्जाम के एट दैट मोमेंट हमारे जो नर्व्स रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं कि ओके एग्जैक्टली एग्जाम दिखेगा कैसा एंड ऑल, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर रिगार्डिंग जैसे कि आप था कि वन शॉट रिवीजन वगैरह, तो आपने अपना खुद का कुछ प्लान किया था क्या रिवीजन के लिए, किस तरीके से? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर अगर एक आध महीना 2 महीने हो जाने के बाद वो भूल जाते हैं, तो अब इसका ट्रैक कैसे रखते थे कि हमने जो पढ़ा है वो भूल ना जाए? तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी आपकी? हाँ सर, इसके लिए मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने बोला था कि मैं पाथफाइंडर बुक मैंने फॉलो किया था उसके लिए। ओके, तो जैसे कि वो मैंने पढ़ा, और लेक्चर सीरीज तो थे ही आईएफएस के, तो उसका भी मेरे पास मतलब सब कुछ पीडीएफ वगैरह तो सब मिल ही जाता है आईएफएस से, वहाँ पूरा प्रॉपर नोट सब कुछ मैंने अपना खुद का मतलब बना लिया था, नोट्स वगैरह राइट, सब कुछ। मैं यही करती थी कि उसको, और जो वो चीजें हैं उनको अलग से लिख रही, जो जैसे कि मतलब याद रखने वाली चीजें जो हम हमेशा भूल जाते हो गया उसका एक लिस्ट, तो उनको जैसे ऐसी चीजों का मैंने अलग से ऐसे टेबल बना के रखा था, एक कॉपी में अलग से सबका ऐसे टेबल बना के रखा हुआ है। तो वो क्या होता है कि जब भी जैसे कि अभी में मतलब मूड नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, तो उस टाइम पे उसको रिवाइज कर लो, जितने भी शॉर्ट ओके, वो एक कॉपी मैंने प्रिपेयर करके रखी थी, बेसिकली वो मुझे हेल्प हुई, इसलिए चीजें मुझे याद रहती थी। और जैसे वो कुछ स्टिकर्स भी होते हैं, तो अब स्टडी टेबल में कुछ शॉर्ट शॉर्ट स्टिकर्स लगा लो, तो वो राइट, हेल्प होती। ओके। सो हर एक गाइज अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, तो डेफिनेटली ये जो कुछ टिप्स है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं वन मोर क्वेश्चन टू यू, जैसे कभी कभी हम बहुत हाई एनर्जी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम कुछ 6 से 8 महीने के बाद है, हम प्रिपरेशन स्टार्ट बहुत हाई इंटेंसिटी से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके बाद में 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन लैक करने लगता है, हमारा ग्राफ रहता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा था थ्रू आउट? एक्चुअली ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था मेरे साथ भी कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, और काफी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 ईयर से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो एक होता है ना कि स्टार्टिंग में तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एंड में आते आते फिर वो। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन अब मेरा ये था कि मेरा टारगेट ये था कि मुझे अच्छे जगह पे जाना है मास्टर्स के लिए।
वही रिमाइंड करना बार बार कि नहीं, फिर से वापस से शुरू करना। खुद को खुद ही से मोटिवेट किया था कि नहीं, अगर ठीक है थोड़े टाइम गैप ले लो, 3-4 दिन का थोड़ा सा गैप ले लो, रिलैक्स कर लो, बट फिर से स्टार्ट करना है, मतलब छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी। करेक्ट, बिल्कुल सही है। खुद से मोटिवेट किया था मैंने खुद को कि मुझे मतलब जाना तो है ही, आफ्टर मास्टर्स तो करना ही है एट एनी कॉस्ट। ओके, तो देखो गाइस, लाइक भले हम बहुत सारे मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा बाहर से, यार कुछ मोटिवेट कर दे यार मुझे पढ़ने के लिए, बट जब तक वो चीज़ अपने अंदर से नहीं आएगी ना, तो द मोमेंट आपको वो रियलाइज हो जाएगा कि वो चीज़ अपने अंदर से आएगी कि मुझे वो चीज़ करनी है, फिर आपको फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की एज इफ कुछ ज़रूरत नहीं लगती। नहीं जरूर पड़ती। एक बार अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करना है, एक बार आपने खुद के साथ डिसाइड कर लिया, फिर यू वोंट नीड एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो चीज़ अपने आप होती जाती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे मेंशन की थी तनुश्री ने, कि एक पॉइंट के बाद पढ़ने के बाद थोड़ा-सा सैचुरेशन तो आ जाता है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो एक चीज़ करते रहेंगे तो थोड़ा-सा फिर बोरियत सा हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि फिर आपको इमीडिएटली छोड़ ही देना है सब कुछ, ठीक है? अगर बोर हो गए, अब नहीं पढ़ना है, तो टेक अ ब्रेक, एक थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ, 2-3 दिन जो भी आपका हॉबी रहेगी, आपको जहाँ घूमना है, तो 2-3 दिन का ब्रेक लो एंड फिर से रिफ्यूल कर लो खुद को नई एनर्जी के साथ, एंड देन अगेन कम बैक टू योर ट्रैक, जो आपका प्रिपरेशन चालू था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्टडीज़ में बीच-बीच में हमें थोड़े से ब्रेक्स भी लेने चाहिए, रिफ्यूल करना चाहिए। तो वन मोर थिंग स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो, कि आपका कुछ डेली का ऐसे कुछ प्लान था क्या, टाइम टेबल, कि इतने घंटे मुझे देने हैं पढ़ाई के लिए, इस तरीके से कुछ प्लान आउट किया था आपने? हाँ, हाँ, मेरा प्लान था प्रॉपर कि सुबह भी मैं, मतलब जैसे कि सुबह मैं उठी तो फिर उसके बाद सुबह भी मैं पढ़ती थी, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे सुबह भी मैं पढ़ती थी। फिर दोपहर को थोड़ा-सा मैंने रेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर शाम को भी मैं पढ़ती थी। मतलब ऐसा मोर और लेस मैं बोलूँ 6 टू 7 आवर्स तो मैं पढ़ती ही थी डेली। बाकी टाइम जब ऐसे अगर मतलब कोर सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ना है, तो उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट या फिर कुछ वो पढ़ ली, जैसे कि हम भूल जाते हैं, तो वैसा ही था। मैं 6 टू 7 आवर्स तो मैं पढ़ ही लेती थी दिन में। ओके, सो 6 टू 7 आवर्स, लाइक आप बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना मैनेज नहीं कर पाएँगे। बट गाइज़, अगर आपको एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करनी है, अगर आपको 2 डिजिट्स रैंक लानी है, अब डेफिनिटली आपको हमेशा सिंगल डिजिट रैंक के बारे में ही सोचना चाहिए। दैट शुड बी योर अल्टीमेट टारगेट। एकदम अल्टीमेट टारगेट तो टॉप रैंक है, बट फिर भी जब आप 2 डिजिट के लिए गाइस सोचोगे, सिंगल डिजिट के लिए मेहनत करोगे, तब जाके आप 2 डिजिट तक पहुँच जाओगे। अब ऐसे मत सोचो कि मुझे टॉप 500 में आना है, तो फिर आप बहुत दूर रह जाओगे। टारगेट अपना हाई रखो, एंड सिर्फ हाई मत रखो, तो उतनी इंटेंसिटी के साथ प्रिपरेशंस भी करनी चाहिए, तब जाके आप उसके करीब पहुँच जाओगे। करेक्ट? आपने ऐसे कुछ स्पेसिफिक गोल रखा था क्या कि मुझे इतना ही रैंक लाना है इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर? ऐसे कुछ था आपके माइंड में? यस, टारगेट तो बहुत ही मैंने हाई रखा था, तो उस हिसाब से मैंने किया भी था प्रिपरेशन उस हिसाब से, बट ठीक है, इट्स फाइन। टॉप 100 तो हो गया, उसमें भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा टारगेट मेनली यही था कि एटलीस्ट टॉप 20-30 तो करना ही है। ये मेरा मेन टारगेट लेके ही मैंने शुरू किया। सो दिस इज लाइक टॉप 20 का टारगेट रखना। एक सी गाइस, अपने खुद के लिए टारगेट सेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? उतना जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तभी आप उतने हाई टारगेट्स खुद के लिए जितना आप सेट कर लोगे, बेंचमार्क, उतना ही आपकी रिजल्ट जो है उतने अच्छे आएंगे, ठीक है? वन मोर थिंग, ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स थे क्या एग्जाम को प्रिपेयर करते समय? जैसे राइट नाउ हम कहें कि सोशल मीडिया तो है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको भी एडिक्ट रहते हैं। तो ऐसा आपके साथ था क्या कुछ अलग डिस्ट्रैक्शन जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन टाइम थे? उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया था? बेसिकली हाँ, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई उससे मुझे डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा ऐसा था कि जिस टाइम पे मुझे पढ़ना है उस टाइम पे मैं पढ़ती थी। मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम पे पढ़ते-पढ़ते भी अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दो, फ़ोन चला लो, ऐसा ये सब नहीं था। पढ़ना जब है तब पढ़ना ही है उस टाइम पे। ठीक है, खुद ओके, के रिलैक्सेशन के लिए जैसे इवनिंग टाइम में थोड़ा-सा ठीक है फ़ोन देख लो, मैसेज, लेकिन जिस टाइम पे जो मैंने किया उस टाइम पे वही फोकस था। राइट, ठीक है, राइट। ऐसा तो एक वो चीज़ गाइस मुझे ध्यान हेल्प। में रखो कि पढ़ाई करते समय फ़ोन बाजू में रखा करो ऐसे,
ठीक है, सो हमें एक हैबिट रहती है कि थोड़ा-सा पढ़ लिए आधा घंटा, फिर हम इमीडिएटली फ़ोन देख लेते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एंड फिर हमें पता चल जाता है 1 घंटा कैसे बीत गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा फ़ोन को गाइस साइड में रखो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, अगर ऐसे नहीं कि अगर आपको 3-4 घंटा ही बैठना है, ऐसे भी नहीं, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, हर एक का थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है। अगर कंटिन्यूअसली 4 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, तो डेढ़ घंटे या फिर 2 घंटे कंटिन्यूअसली, बट इम्पोर्टेंट इज़ जब पढ़ना है तब पढ़ना है, तब आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं देखना है। दिस इज़ द पॉइंट। फिर मैंने एक और चीज़ किया था मतलब जैसे फ़ोन में भी ऐसा होता है ना कि इट्स बेटर कि अगर हम फ़ोन में भी पढ़ाई को ढूँढ लें। जैसे यूट्यूब में भी लेक्चर्स अगर जैसे पढ़ने का बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे मैंने क्या कहते हैं आईफेस के लेक्चर्स देख लो या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट मतलब वो जो रील्स जो हम देखते हैं ना इट्स बेटर कि हम वो रील्स देखें जो यूज़फुल हो। शॉर्ट ट्रिक्स के भी रील्स तो वो राइट, राइट, देखने में राइट। ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो देख लो तो हो जाता है, साथ में मूड भी फ्रेश हो जाता है। मैंने ओके, किया था, तो तो मेरा दिस इज़ अ यूट्यूब भी वेरी पूरा लेक्चर से भर गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक है गाइस हम सभी के लिए कि हम हमारे डिस्ट्रैक्शन से भी किस तरीके से हमारा फ़ायदा हो सकता है, हुँ, हुँ। ये मैनेज करना आना चाहिए। तो वेरी गुड। फिर लाइक एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हम एज़ इफ किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी भी गोल को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? हमारी ड्रीम को। तो एक रोल मॉडल सा रहता है हमारे माइंड में, तो ऐसा कोई आपका है क्या रोल मॉडल, आइडियल पर्सन, तो जिससे आपको हमेशा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है? ऑब्वियसली इट्स नन अदर देन माय मदर एंड माय फैमिली क्योंकि वही मेरी मेन मोटिवेशन है मेरी पूरी लाइफ का। मैं मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब डिसअपॉइंट हो गए या फिर थोड़ा डिमोटिवेट होगा। कि मेरी मॉम का हमेशा से ही सपोर्ट था कि नहीं पाएगी तो कर लेगी, हमेशा से ही मतलब एक पुश। और सिर्फ मॉम का ही नहीं मेरी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जब भी मैं पढ़ती थी, पढ़ने के टाइम पे भी वो करना कि नहीं वो पढ़ रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मोटिवेट करना है सबको मतलब रूम में ऐसा था कि नहीं वो पढ़ रही है उसको कोई जाग के डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। फैमिली का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। रोल ओके, मॉडल भी मेरी फैमिली ही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे, खास ओके, तो करके पढ़ाई के लिए। सुन के काफ़ी अच्छा लगा गाइस और हम सभी के लिए ही हमारे पेरेंट्स का जो हमारा स्थान है, हमारे एंटायर जर्नी में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उनसे अच्छे रोल मॉडल्स एंड मोटिवेटिंग सोर्सेस हो भी नहीं सकते। तो वंस अगेन तनुश्री वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर थैंक यू अचीवमेंट। सर। आप और कुछ जाते-जाते हमारे स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स वगैरह आपकी तरफ से कुछ बोनस पॉइंट्स ऐसे कुछ दे सकते हो क्या? एक टिप मैं जो मैंने भी खुद फ़ॉलो किया था, जो एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पे भी जब मैंने दिया था एग्ज़ाम, वो जो काम नहीं किया और इस टाइम पे वो एक्चुअली जो काम हुआ, वो हुँ, यही हुँ। मेन है कि एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर दें। और ओके, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सिलेबस के थ्रू पढ़ें। सिलेबस जो देखा वही वैसे करके पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ें और कुछ अगर शॉर्ट जैसे ट्रिक्स कुछ टेबल्स बना लिए, एक अलग से अगर हम कॉपी रख सकते हैं, वो चीज़ों के लिए, जो चीज़ हम भूल जाते हैं उन चीज़ों के लिए अलग से ऐसे बना के रखें। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी प्रिपेयर हुए। तो वो भी राइट, बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ पढ़ना ज़रूरी नहीं कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, हमें वो टॉपिक आ रहा है कि नहीं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना से जितना मतलब जितना 700 800 एमसीक्यू अगर पर डे भी हो जाए, हुँ, तो हुँ। करते रहो ऐसा। ओके, सो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस कि रैंडमली ऐसे स्टार्ट मत करो। एक दिन आपने सोच लिया हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड यू जस्ट स्टार्टेड रैंडमली बाय पिकिंग अ बुक। यू नीड अ प्लान, यू नीड अ स्ट्रैटेजी। तो पहले आराम से सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस को देखो, फिर अपने हिसाब से प्लान करो कि मुझे कौन से टॉपिक्स टारगेट करने हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सिलेबस कितना मतलब टारगेट करें, 100% सिलेबस कवर करना है तभी मेरी एग्ज़ाम क्लियर होगी, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का रहता है। तो आपने लाइक 100% सिलेबस को टारगेट किया था या कुछ टॉपिक्स ठीक है, ना किए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ आपका प्लान था क्या? हाँ, हाँ, देख ऐसा तो नहीं कि एकदम ही 100% सिलेबस पूरा का पूरा एकदम वैसा नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे गेट-बी के लिए भी ना एक बोनस ये हम लोग के पास होता है अगर बायो भी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग करके चले ना, अगर ओके। किसी ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को बहुत अच्छे से नहीं देखा लेकिन उसका बायो पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हुँ, हुँ, तो हुँ। 180 मार्क्स तो वहीं पे पूरा कवर हो जाता है। अगर वो 170 प्लस भी वहाँ स्कोर कर
कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा सिलेबस कवर करना बहुत, ओके, लेकिन हम जितना कर रहे हैं उतना एकदम परफेक्ट तरीके से करें, वो ओके, ज़्यादा ओके, बेटर होता है। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़े, ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ पढ़। ओके। टीचर्स उसके के बारे में थ्रू आप मैं थोड़ा-सा और इनलाइटन कर लोगे क्या? क्योंकि वो भी बहुत रहता है बच्चों का कि कोई फिज़िक्स के टच में नहीं है, मैथ्स के टच में नहीं है, केमिस्ट्री के। वो थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या स्टूडेंट्स को हाँ कि सर, उसके पीसीएम लिए की प्रिपरेशन कैसी हो सकती है बेटर वे से? हाँ, हाँ। पीसीएम का तो ऐसा हो सकता है कि जैसे उसके लिए स्पेसिफिक हम कोई टॉपिक्स पढ़ें। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही नहीं पढ़ना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मतलब मैथ्स के लिए कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, वही उतना इनफ है। और उसके लिए जैसे कि मतलब जो आईएफएस के टीचर्स ने जितना भी करवाया था ना, वो सर का उतना मेरे लिए बहुत इनफ था। सर ने ओके, सारे हम लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ-यहाँ से ये टॉपिक तुमको पढ़ने हैं, क्योंकि बिल्कुल। मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी कि फिज़िक्स और मैथ्स मुझे कैसे करना है? जैसे कि सर आपका लेक्चर था मैथ्स का, उसमें भी जो वन शॉट रिवीजन में आपने पूरा प्रॉपर्ली जो हम लोग को बता दिए थे कि ये पढ़ना है। तो हुँ, मैथ्स के लिए तो सिर्फ मैंने आप ही का लेक्चर फ़ॉलो किया था, और मैंने जो वन शॉट रिवीजन था उसमें मेरा पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो गया था, सब था। ओके, ठीक है, और ठीक है। फिज़िक्स के लिए भी जो सिद्धार्थ सर ने जितना हम लोग को करवाया उतना उसी से मैंने किया। इम्पोर्टेंट ये है कि हम थोड़ा टीचर का गाइडेंस ले लें जहाँ पे हमें नहीं, हाँ, राइट, टीचर्स राइट, हमें थोड़ा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो बता देंगे कि कहाँ-कहाँ कौन-सा टॉपिक कर सकते हैं। तो राइट, वैसे राइट। ही मैंने किया था। जैसे-जैसे पीसीएम के लिए जैसे-जैसे टीचर्स ने मुझे गाइड किया था, वो ही मैंने फ़ॉलो। ओके। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स कि थोड़ा-सा प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिले मतलब हमें पता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, फिर हमें क्या पढ़ना है ये भी पता होता है। बट फिर भी वो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, वो गाइडेंस आपको होना चाहिए। तो वी आर वेरी ग्लैड तनुश्री कि हम आपके सक्सेसफुल जर्नी का हिस्सा बन पाए थे एंड आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी जो भी आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। वेरी ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। ठीक है, ठीक है। तो वी विल कंक्लूड टुडेज़ इंटरव्यू। एक कुछ लास्ट के कुछ 2 शब्द इफ यू हैव। आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ आईएफएस, क्योंकि जितना भी जो भी मतलब बूस्ट अप मेरा हुआ है और जितनी भी मुझे हेल्प मिली है वो आईएफएस से ही मिली है, ये एकदम ट्रू है। सारे नोट्स, गाइडेंस या फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब कुछ, तो मैंने आईएफएस को ब्लाइंडली फॉलो करके जितना भी टीचर्स ने जैसा बोला वही मैंने फॉलो किया। टू ऑल द ओके, टीचर्स ऑफ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स एंड वन्स अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर थैंक अपकमिंग यू फ्यूचर सर। जर्नी।